कहानी एक चलती हुई गाड़ी से शुरू होती है। गाड़ी में बैठे एक आदमी ने एक युवती से पूछा, क्या तुम्हें अपने पिता याद हैं? आदमी मुस्कुराया और फिर पूछा, अगर नहीं तो क्या तुम्हें अपनी माँ याद हैं? लेकिन हमारी नायिका ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आदमी ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर उस आदमी ने आह भरी। उसे इस हालत में देखकर वह कांप उठी और सोचने लगी, काश वह मुझे न मारता, काश इस बार वह मुझे जाने देता। वह 7 साल की हाइलिन नाम की मुख्य पात्र है, जिसे काउंट ज़ेकरी ने गोद लिया था। ज़ेकरी का उस पर अत्याचार तब से शुरू होता है और 18 साल की होने तक जारी रहता है। वह डरी हुई थी, उसे अपना अतीत याद था। काउंट ज़ेकरी स्नेही और दयालु थे, सभी उन्हें पसंद करते थे। हालांकि वे हिंसक और दुष्ट भी थे। जब उसे गुस्सा आता था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मेरे चेहरे पर, नितंबों पर या पेट पर मारता था। वो मुझे जहां भी मौका मिलता मारता था। मैं एक भयानक झोपड़ी में बंद रहकर बड़ी हुई। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 18 साल का होकर बालिग होने तक उस जगह को नहीं छोड़ सकता। उस जगह से निकलने के बाद मैं बहुत कुछ करना चाहता था। मैं लोगों से मिलना जुलना चाहता था और आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहता था। एक दिन उसकी झोपड़ी में आग लग गई। वह आग में जलकर मर गई। वर्तमान में लौटकर वह सोचती है, अगर मैं फिर से उसके साथ गई तो मैं जलकर मर जाऊंगी और उस भयानक झोपड़ी में बंद हो जाऊंगी, फिर कभी बाहरी दुनिया नहीं देख पाऊंगी। अचानक उनकी गाड़ी रुक गई और कोचवान आकर बोला, महाराज, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। काउंट ने पूछा, क्यों? कोचवान ने जवाब दिया, शाही शूरवीरों की टुकड़ी इस इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। काउंट ने पूछा, शाही शूरवीर, वे क्या खोज रहे हैं? कोचवान ने उत्तर दिया, वे इतने चुप हैं कि यहाँ तक कि पहरेदार भी कहते हैं कि उन्हें ठीक से पता नहीं है। लेकिन चूंकि यह शाही शूरवीरों की दूसरी टुकड़ी है, इसलिए इसका संबंध संभवतः दूसरे राजकुमार या मार्क्विस रिकर्ड से है। काउंट ने कहा, रुको मत, यातायात से बचकर निकल जाओ। कोचवान ने उत्तर दिया, जी काउंट, मैं राजधानी से होते हुए पश्चिमी द्वार की ओर चलूंगा। फिर काउंट ने आह भरी और हेलेन को घूर कर देखा। वह डर गई थी। जाते समय उसने बाहर देखा और सोचा, देखो ये लोग, वो जिंदगी जी रहे हैं जो मैं हमेशा से जीना चाहती थी। लोग आज़ादी से जी रहे हैं। यही वो जिंदगी है जिसे जीने की मैंने ख्वाहिश की थी। अचानक काउंट ने कहा, हेलेन, पर्दा बंद कर दो। बाहर देखते हुए वह सोचती है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैं भी दूसरे लोगों की तरह खुलकर हंसना और बातें करना चाहती हूँ। मैं भी उनकी तरह जीना चाहती हूँ। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कूद गई। काउंट चिल्लाया, हेलेन, तुम ये क्या कर रही हो? उसने पीछे मुड़कर मन ही मन कहा, नहीं, मैं उस जगह वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन काउंट ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, हेलेन, पर उसने उसकी उंगली काटकर अपना हाथ छुड़ाया और चलती गाड़ी से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। वह सोचती है, फिर कभी नहीं, क्या मैं उस भयानक जगह पर रहूंगी? गिरने के बाद उसे चोट लगी और उसने कहा, आह, दर्द हो रहा है। अचानक एक लड़के ने उसे टक्कर मार दी। उसे देखकर लड़के ने कहा, क्या? एक फूल। ये सुनकर हाइलिन सोचने लगी, एक फूल। अचानक काउंट ज़ेकरी सैनिकों के साथ आया और चिल्लाया, वहां से उसे तुरंत वापस लाओ। ये सुनकर हाइलिन दौड़ने लगी और सोचने लगी, नहीं नहीं, मैं इस हालत में नहीं पकड़ी जा सकती। जब वह भाग रही थी तभी काउंट ने चिल्लाकर कहा, कृपया रुक जाओ। थोड़ी देर बाद नाइट आया और उसने उसे घेर लिया। वह डरी हुई थी, कांप रही थी और सोच रही थी, मेरी मदद करो, कोई तो करो। तभी काउंट आया और धीरे से पूछा, हेलेन, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया था जब तुम अचानक चलती गाड़ी से कूद गई थी। ये सुनकर हेलेन चौंक गई। काउंट ने कहा, अगर तुम राजधानी घूमना चाहती हो तो हमें साथ चलना चाहिए। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लो। हेलेन रोते हुए बोली, मैं नहीं चाहती। तब काउंट ने गुस्से से पूछा, क्या तुम नहीं चाहती? हेलेन रोते हुए बोली, नहीं, मैं जाना नहीं चाहती। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। वह सोचती है, अगर मैं तुम्हारा पीछा करूंगी तो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, तो कैसे, मैं स्वेच्छा से कैसे जा सकती हूँ? फिर वह उसे उठाने के लिए कदम गिनते हुए आगे बढ़ती है। हेलेन मन ही मन कहती है, काश मैं मर जाती, मेरी मदद करो,
मैं बस इसी तरह मरना चाहता हूँ। अचानक हेलेन से भिड़ने वाला लड़का आया और बैठने को कहा। तुम असल में क्या चाहती हो? ये सुनकर हेलेन चौंक गई और लड़के की तरफ देखने लगी। उसने कहा, अगर तुम बस देखती रहोगी और कुछ नहीं कहोगी तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। तो तुम असल में क्या चाहती हो? हेलेन रोने लगी और बोली, मेरी मदद करो। फिर लड़के ने मुस्कुराते हुए काउंट से कहा, तुमने उसकी बात सही सुनी। तुम तो बड़े होशियार हो। उसने कहा कि वह जाना नहीं चाहती। काउंट ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने लोगों की ओर उंगली करते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हें जिज्ञासा हो रही है तो तुम उन लोगों से क्यों नहीं पूछते? जैसे ही काउंट लोगों की ओर मुड़ा, लड़के ने हेलेन का हाथ पकड़ लिया और बोला, भागो। काउंट ने पीछे से शूरवीरों को चिल्लाकर कहा, इन्हें पकड़ो। थोड़ी देर बाद जब हेलेन भाग रही थी तो उसकी सांस फूलने लगी और वह बोली, एक पल रुको। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। उसने कहा, ये ठीक नहीं है। फिर वह नीचे झुककर बोला, लो चढ़ जाओ। वह एक पल सोचती है, फिर वह उसकी पीठ पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। उसने पूछा, किस बात के लिए? उसने जवाब दिया, बस। और उसने मन ही मन कहा, मुझ जैसी कोई तुम्हारे लिए कितनी परेशानी है। वह मुस्कुराया और बोला, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तब हेलेन ने पूछा, अगर आप मुझे अपना नाम बता दे तो मैं आपका एहसान जरूर चुका दूंगी। उसने बाद में कहा, जब मामला सुलझ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। अचानक शूरवीर आ गए। उनमें से एक ने कहा, उसे रिहा कर दो। उसने जवाब दिया, कैसे? मैं नहीं करूंगा। शूरवीरों ने कहा, यह एक आदेश है, इसे रिहा करो और तुम जाओ। मैं अपनी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ये सुनकर उसने आह भरी और पूछा, क्या तुमने सचमुच मुझे आदेश दिया है? खैर, ये तो असुविधाजनक है। शूरवीर ने कहा, अगर तुम्हें पता है कि यह असुविधाजनक है। उसने उत्तर दिया, नहीं, मेरा मतलब है कि यह आपके लिए असुविधाजनक है, मेरे लिए नहीं। क्या आप देहात के कोई शूरवीर हैं? क्या इसलिए आपको मेरी बात ठीक से समझ नहीं आ रही? क्या मैं आपके कानों को साफ करने के लिए कुछ खरीदूं? शूरवीर चिल्लाया, तुम छोटे से, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ देने वाला था। हेलेन उसकी पीठ से नीचे उतरा। उसने शूरवीर से कहा, वाह, एक बच्चे के सामने तलवार लहराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बड़े ही होशियार हो। ये सुनकर योद्धा ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से चिल्ला उठा, देखते हैं तुम कितने निडर हो, बालक। फिर योद्धा ने तलवार से लड़के के चेहरे पर हल्का सा घाव कर दिया, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी तलवारबाजी तो वाकई लाजवाब है। मैं जरा भी नहीं हिला। तभी शूरवीर चिल्लाया, ये क्या बकवास है? ये कमीना रुकना नहीं जानता। और उसने उसे पैर से मारा और गिरा दिया। फिर शूरवीर ने कहा, मुझे तुम्हारी उन घमंडी आंखों में से एक को निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। हेलेन लड़के के पास गई और रोते हुए बोली, और ओह! अचानक ड्यूक आए और शूरवीर की तलवार रोक दी। उन्होंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? ड्यूक को देखकर हेलेन हैरान रह गया और सोचने लगा, ये कौन है? ये तो बहुत आकर्षक है। फिर ड्यूक ने शूरवीरों से कहा, अपनी तलवारें नीचे रख दो, यदि आपको अपना जीवन प्रिय है। ये सुनकर शूरवीर ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ड्यूक ने आह भरी और कहा, कितना थकाऊ है। फिर ड्यूक ने अपनी तलवार से सभी शूरवीरों को गिरा दिया। जिस शूरवीर ने लड़के को लात मारी थी वह कांपने लगा। ड्यूक ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमसे तलवार छोड़ने को कहा था। इसके बाद ड्यूक ने लड़के की ओर हाथ बढ़ाते हुए खड़े होने को कहा, अरे यार, क्या तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए इतनी दूर आना जरूरी था? ड्यूक ने जवाब दिया, तुम्हारे सपने तो बड़े बड़े हैं। उसने उसके कपड़े साफ किए और कहा, सपने बड़े होने चाहिए। ये सुनकर ड्यूक ने आह भरी और मुड़कर कहा, इवान। इवान आया और बोला, जी महाराज। ड्यूक ने कहा, ये संदेश पहुंचा दीजिए कि हमें युवा स्वामी मिल गए हैं। हम उनके साथ शिविर तक चलेंगे। वहां मौजूद उन लोगों को गिरफ्तार करो और शिविर में घसीट कर ले आओ। इवान ने उत्तर दिया, जी महाराज। तब ड्यूक ने कहा, आर्किन। आर्किन ने उत्तर दिया, जी महाराज। ड्यूक ने इस बच्चे के माता पिता के बारे में पूछा। ये सुनकर हेलेन सिसकते हुए बोली, नहीं। हेलेन ड्यूक के पास आगे बढ़ी और बोली, कृपया, क्या मैं नहीं जा सकती?
वह सोचती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि भागने में कितनी मेहनत लगी, यहाँ तक आने में कितनी कठिनाई हुई। ये सुनकर ड्यूक हैरान रह गया। लड़के ने कहा, हाँ, आप किसी को इस तरह जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? उनसे अभी अभी मिले हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। ड्यूक ने पूछा, क्या तुम उसे अपने साथ ले जाओगे? उसने जवाब दिया, नहीं, तुम ले जाओगे। ड्यूक ने कहा, तुम मुझे मारना चाहते हो? उसने जवाब दिया, तुम नहीं मरोगे। ड्यूक ने कहा, मैं मर जाऊंगा। उसने पूछा, तुम करोगे? किस लिए? आलस्य से। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं ईश्वर से शिकायत कर दूंगा कि तुमने एक बीमार लड़की को सड़क पर छोड़ दिया। ये सुनकर ड्यूक ने अपना हाथ सिर पर रखते हुए कहा, तो क्या तुम और भी नाराज नहीं हो जाओगी? फिर ड्यूक ने हाइलिन से कहा, कृपया अपना सिर ऊपर उठाओ। कृपया। तब हाइलिन ने अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसे देखकर उसने मन ही मन कहा, किसी की आंखें इतनी साफ कैसे हो सकती हैं? उसने उसे गोद में उठाया और अपना सिर उसके सिर से छूते हुए कहा, बुखार बहुत तेज है। लड़के ने कहा, है ना? क्या तुम अब भी उस लड़की को छोड़ने का इरादा रखती हो जिसे इतना तेज बुखार है? ये सुनकर हाइलिन सोचने लगी, बुखार? मुझे पता नहीं था कि मैं इतने समय से बीमार थी। समय में पीछे जाने के बाद भी क्या मुझे इसी तरह दर्द सहना पड़ेगा? मुझे इस छोटे से शरीर में वापस क्यों आना पड़ा? वह रोने लगी और सोचने लगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। उसे रोते देख ड्यूक ने उसे थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूंगा। लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। वह झूठ बोलने वाला नहीं है ना? ये सुनकर हाइलिन ने मन ही मन कहा, राहत की बात है। सचमुच, ये राहत की बात है। बाद में, रात में ड्यूक के महल में हाइलिन सो रहा था। लड़के ने नौकरानी से पूछा, क्या वह ठीक हो जाएगी? नौकरानी ने जवाब दिया, उसका बुखार अभी भी बहुत तेज है। अगर उसका तापमान जल्दी कम नहीं हुआ तो खतरा हो जाएगा। लड़के ने पूछा, तो क्या आप कह रही हैं कि आप उसे ठीक कर सकती हैं या नहीं? ड्यूक कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, ड्यूक अभी व्यस्त हैं। उसने कहा, उस छोटी लड़की की वजह से। स्थिति यह है कि क्या हमें उसे वापस नहीं भेज देना चाहिए? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये ड्यूक के लिए हानिकारक हो सकता है। ये सुनकर हाइलिन नींद में सोचने लगी, वापस भेज दो। कौन? लड़का हाइलिन के बगल में बैठ गया और उसे थपथपाया। उसने कहा, थोड़ी देर और सो जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मीठे सपने। हाइलिन मन ही मन सोचने लगी, सूरज आखिर कब निकलेगा? मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा? सूरज उगने पर ही दिन शुरू होता है। मेरा 18वां जन्मदिन, वही दिन जब ज़ैकरी ने मुझे रिहा करने का वादा किया था। इस भयानक झोपड़ी से बाहर अगर मुझे कभी जाने का मौका मिला तो मैं सच में अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी। काउंट ने मुझे एक बार बताया था, मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं उनसे मिलना चाहता था और यह पुष्टि करना चाहता था कि कम से कम एक व्यक्ति तो है इस दुनिया में कौन है जो मुझसे प्यार करता है और मेरी परवाह करता है। लेकिन मेरी सारी इच्छाएं जलकर राख हो गईं। उस झोपड़ी के साथ ऐसा लगा जैसे वह मुझे बता रही हो कि मेरी यही इच्छा है। यह महज एक सपना था और जैसे ही मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूर, ये किसी व्यक्ति की आवाज़ थी, दर्द और हताशा में रोती हुई। फिर अंततः मैं निश्चिंत हो सका, लेकिन फिर उसने अनाथालय में आंखें खोलीं। वहाँ बच्चे, हाइलिन, चिल्ला रहे थे। वह सोचती है, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो, हाइलिन। ये सुनकर हाइलिन को 7वीं कक्षा की याद आई। मैं तब सिर्फ 18 साल का था। उस आग में बेहोश हो गया था। मैं समय में पीछे कैसे चला गया? इसके बाद हाइलिन जाग उठा और चौंक गया और सोचने लगा, कहाँ? मैं अब कहाँ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं डरा हुआ हूँ। फिर वह भागी और सोचने लगी, मुझे यहाँ से निकलना है। फिर वह हवेली के बाहर चली गई और वह बगीचे में पहुँच गई। उसे लगा, यहाँ कुछ नहीं है। मेरी खिड़की पर कोई सलाखें नहीं हैं, ना कोई दीवार, ना कोई बंद दरवाजा, कुछ भी नहीं। फिर वह बगीचे में लेट गई और मन ही मन बोली, उम्मीद है ये सपना नहीं है। थोड़ी देर बाद ड्यूक और बटलर बगीचे में पहुंचे। बटलर ने ड्यूक से कहा, वह यहाँ है। ड्यूक ने हाइलिन को छुआ और कहा,
उसका बुखार और बढ़ गया है। बटलर ने जवाब दिया, लड़की चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील लगती है। मुझे बताया गया है कि उसे ठीक से नींद नहीं आती और उसे लगातार बुरे सपने आते रहते हैं। हमने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वह सो सके और तभी वह इस तरह भाग निकली। इसलिए हमारे पास आपसे तुरंत संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपकी कृपा। ये सुनकर ड्यूक उसे उठा लेता है। उसे दर्द होता है और वह रोने लगती है। ड्यूक सोचने लगता है, क्या मैं उसे बहुत कसकर पकड़े हुए हूँ या वह बस बीमार है। बटलर ने कहा, उसे थपथपा कर देखो, इससे उसे आराम मिलेगा। फिर ड्यूक ने उसे थपथपाना शुरू किया और उसे आराम महसूस हुआ। ड्यूक ने सोचा, क्या ये कारगर हुआ। अचानक शूरवीर आए और बोले, महाराज। ड्यूक ने पूछा, क्या बात है। नाइट ने जवाब दिया, दूसरे राजकुमार के महल ने हमसे संपर्क किया है और काउंट जैकरी कल रात महल में आए थे। ड्यूक ने पूछा, राजा मुझे बुला रहे हैं। दूसरे नाइट ने जवाब दिया, जी, ऐसा लगता है कि यह जांच के संबंध में है। हाल ही में दूसरे राजकुमार को जिस धमकी भरी स्थिति का सामना करना पड़ा, उसके बारे में। पहले शूरवीर ने कहा, मुझे लगता है महाराज आपसे लड़की को लाने के बारे में सवाल करेंगे। ये स्थिति किसने पैदा की। ड्यूक ने जवाब दिया, वो मुझसे संपर्क करने के लिए किसी भी तरह का बहाना ढूंढ रहा था। शायद ये सब अपेक्षित ही था। मैं थोड़ी देर में उनके कार्यालय जाऊंगा। सबको मिलने के लिए बुला लेना। नाइट ने कहा, जी महाराज। इसके बाद ड्यूक हाइलेन को कमरे में ले गया और जब उसने उसे बिस्तर पर लिटाया तो वह रोने लगी। ड्यूक चौंक गया। बटलर ने कहा, मुझे कहना होगा महमहिम, मैंने तुम्हें इतना बेबस कभी नहीं देखा। क्या ये तुम्हारा पहला अनुभव है। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को गोद में लिया है। बटलर मुस्कुराते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। बस उसे दिलासा देते रहो, उसे अच्छा लगेगा। ड्यूक को ऐसा लग रहा है, क्या हर बच्चा ऐसा ही होता है। तब ड्यूक ने हाइलेन से कहा, उसे लिटाते हुए, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें कोई छू नहीं सकता जब तक तुम यहाँ रहोगी। लेकिन हाइलेन सो रहा था। अगली सुबह 2 नौकर आए और हाइलेन से बोले। नौकरानी ने कहा, तुम्हारा बुखार काफी कम हो गया है। तुम्हारे चेहरे की रौनक भी लौट रही है। हमें बहुत राहत मिली। ये सुनकर हाइलेन नींद में सोचने लगी, क्या मैं फिर से सपना देख रही हूँ। इस बार मैं कहाँ हूँ। फिर खांसते हुए उसने मन ही मन कहा, लेकिन मेरी खांसी इतनी असली लग रही है, मानो ये सच में हो रहा हो। फिर वह जाग उठी और मन ही मन बोली, ये सपना नहीं है, ये सच है। कुछ देर बाद एक नौकरानी खाना लेकर आए और बोली, आप खाना खाने के बाद अपनी दवा ले सकते हैं। इससे आपको आराम मिलेगा जब तक देवत्व का पुजारी नहीं आ जाता। ये सुनकर हाइलेन सोचता है, देवत्व का पुजारी, क्या पुजारी भगवान की सेवा नहीं करता। वो यहाँ क्यों आएगा। नौकरानी ने मेज पर खाना रखते हुए कहा, डॉक्टर ने कुछ हल्का खाने की सलाह दी है, इसलिए मैं गोमांस का शोरबा लाई हूँ। बीफ का शोरबा देखकर हाइलेन चौंक गया और उसे याद आया कि एक लड़की ने शोरबे की प्लेट जमीन पर फेंक दी थी और कहा था, अरे तुम कचरे के टुकड़े, अपना खाना खाओ, उसे चाटो, बिल्कुल कुत्ते की तरह। फिर हाइलेन उसे बेचैनी से खाने लगी। नौकरानी ने पूछा, मेरी मालकिन, क्या तुम ठीक हो। अरे बाप रे, मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने को लाती हूँ। इसके बाद नौकरानी ने उसे कपड़े पहनाए और कहा, मुझे खुशी है कि आप कम से कम ये तो खा सकते हैं। ये सुनकर हाइलेन सोचता है, गोमांस का शोरबा, जब भी मैं ऐसा देखती हूँ। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गई। उसे देखकर हाइलेन सोचने लगी, मूर्ख। उसने कहा, नमस्कार मेरी महिला, मेरा नाम जैद है और मैं एक पुजारी हूँ। इसी बीच दूसरी तरफ एक कागज का हवाई जहाज रात में आकर गिरा। शूरवीर ने आह भरी और कहा, महाराज, कागजी कार्रवाई आपके लिए हवाई जहाज मोड़ने का काम नहीं है। ड्यूक ने जवाब दिया, सिल्पियन के बारे में राजा का ये सीधा आदेश है, इसलिए मैं इससे हवाई जहाज बना रहा हूँ। ये सब बेकार की कागजी कार्रवाई है। ड्यूक ने मुट्ठी कसते हुए कहा, मुझे पहले ही 6 महीने के लिए बाहर जाना है, राजा के आदेश पर राक्षसी प्राणियों को वश में करने के लिए। और अब वो मुझे एक ऐसे क्षेत्र की देखभाल करने के लिए कह रहा है जो एक अयोग्य सरदार के कारण दिवालिया हो गया। क्या वह मुझे काम के बोझ से मार डालना चाहता है। ये सुनकर शूरवीर मुस्कुराया। ड्यूक ने उससे कहा, तुम्हारे चेहरे पर ये अपमानजनक भाव क्यों हैं।
क्या मैं गलत सोच रहा हूँ कि तुम्हें इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है? ये कहते हुए उसने अपना हाथ सिर पर रख लिया। ओह नहीं महाराज, एक वरिष्ठ अधिकारी जो काम नहीं करता और एक अधीनस्थ कर्मचारी जो सारा काम अपने कंधों पर उठाता है, मैं उस स्थिति को भला कैसे समझ सकता हूँ? मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो कैसा लगता होगा। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। ड्यूक ने पूछा, क्या बात है? उसने उत्तर दिया, महाराज, काउंट ज़ैकरी आपसे मिलने आए हैं। ड्यूक ने पूछा, काउंट ज़ैकरी? फिर ड्यूक सोचने लगा, वो बिना कुछ बताए यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और वो भी सुबह सुबह? कितना असभ्य व्यवहार है। ड्यूक खड़े होते हुए बोला, अच्छा, शायद यह मनोरंजक होगा। फिर वह काउंट ज़ैकरी से मिलने गया और उनके सामने बैठ गया। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर ड्यूक ने मन ही मन कहा, लोग उन्हें एक सज्जन और परिवार के प्रति समर्पित व्यक्ति मानते हैं। वह अपनी प्रजा को सर्वोपरि मानता है ना? लेकिन उसकी आंखें इतनी कोमल नहीं लगती। अपनी इस प्रतिष्ठा के बावजूद काउंट ज़ैकरी का परिवार अनास्तास के शीर्ष 10 कुलीन परिवारों में से एक है। इस परिवार से कई प्रसिद्ध प्रधानमंत्री आए हैं। पिछले राजा के अधीन प्रधानमंत्री भी ज़ैकरी परिवार से थे। वह सौम्य और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन जब काम की बात आती थी तो वे अपनी उग्रता और दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने परिवार से पहले राजा के महल को प्राथमिकता दी और अपनी प्रजा से ऊपर राज्य की रक्षा की। उनके बेटे के बारे में क्या कहेंगे, जो अपने पिता को देखते हुए बड़ा हुआ? वह राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं होने का दावा करता है, लेकिन वह अपने पिता का पुत्र है। वह उतना ही कपटी और धूर्त प्रतीत होता है। तब काउंट ने रोते हुए चेहरे से ड्यूक से कहा, हे प्रभु, कृपया मेरी बेटी को मुझे वापस दे दीजिए। कृपया, वह मेरे लिए सबसे अनमोल है। तुमने जो अपराध किया है वह अपहरण का स्पष्ट मामला है। राज्य के कानून के अनुसार बच्चे से संबंधित सभी निर्णय मुझे ही लेने होंगे। मैं उसका कानूनी अभिभावक हूँ। ये सुनकर ड्यूक ने उत्तर दिया, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है, लेकिन मैं राजकुमार के सीधे आदेश का पालन कर रहा था। काउंट ने कहा था कि राजकुमार के आदेशों का पालन करना ही होगा, लेकिन संस्थापक राजा द्वारा निर्धारित कानून को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। ड्यूक मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, उन्हीं कानूनों के अनुसार तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि तुम मृत्युदंड के पात्र हो। क्या तुमने ही राजकुमार पर खंजर नहीं ताना था? फिर उसने काउंट की ओर उंगली करके कहा, मैं तुम्हारी गर्दन काटकर अभी तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। ये सुनकर गिनती चौंक गई और जवाब दिया, मैं तो बस कोशिश कर रहा था। मैं अपनी खोई हुई बेटी को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ड्यूक ने कहा, ये तो हास्यास्पद है। तुम तो अभी अभी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बता रहे थे, संस्थापक राजा के कानून का पालन करना। लेकिन अब जब आपने ही उस कानून को तोड़ा है तो आप अचानक उस सिद्धांत को त्याग देते हैं। ये सुनकर काउंट ने दांत पीसते हुए आह भरी और कहा, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि आप उस बच्चे की रक्षा के लिए इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। ड्यूक ने जवाब दिया, मुझे भी आपके बारे में यही जिज्ञासा है। वह गोद ली हुई है ना? काउंट ने कहा, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पालने के दृढ़ संकल्प के साथ गोद लिया है। चाहे वो मेरे पास कितने भी समय से हो, वो मेरी प्यारी बेटी है। ड्यूक मुस्कुराया और पूछा, क्या सच में? ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। तब काउंट ने कहा, मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ड्यूक खड़ा हुआ और सोचने लगा। वह वापस न भेजे जाने की गुहार लगा रही थी। तभी जाते हुए ड्यूक ने उससे कहा, उसे वापस ले जाओ। आप कहते हैं, खैर, ये तभी संभव है जब आप उसे मुझसे छीन सकें। देवत्व राज्य का शासक। इतना कहकर ड्यूक चला गया। जाते समय ड्यूक ने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि उसने राजा के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। उसे बातचीत में आनंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो मुझसे नहीं डरता था। मुझे नहीं पता कि उन दोनों ने आपस में क्या समझौता किया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर ड्यूक ने बटलर के पास जाकर पूछा, बच्ची कहाँ है? बटलर ने झुककर जवाब दिया, मुझे बताया गया है कि वो अभी उठी है। जैद भी आ गई है, वह शायद अभी उसका इलाज कर रहा होगा। तभी ड्यूक ने कहा, चलिए अतिरिक्त कक्ष में चलते हैं। इसी बीच पुजारिन जैद अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग हाइलिन पर कर रही है। ये देखकर हाइलिन ने मन ही मन कहा, वाह।
फिर जैद ने उससे कहा, दिव्यता के प्रति तुम्हारा लगाव सचमुच बहुत प्रबल है। हाइलिन ने पूछा, क्या? जैद ने जवाब दिया, कुछ लोग दैवीय शक्ति को बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग इसे स्वाभाविक रूप से अस्वीकार कर देते हैं। आपका शरीर इसे आसानी से ग्रहण कर लेता है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, बिना किसी दुष्प्रभाव के। ये सुनकर हाइलिन ने आश्चर्य से पूछा, मैं? जैद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और यह अच्छी बात है। फिर उसने अपना सिर झुकाया और कहा, ये वाकई अद्भुत है। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही व्यक्ति से मुलाकात की है जिसकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा आपकी जितनी गहरी हो। देवत्व राज्य का शासक और पवित्र तलवार ड्यूक कैलिस्टो का स्वामी। ये सुनकर हाइलिन चौंक गया और सोचने लगा कि वह कौन था इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति। हाइलिन ने मन ही मन कहा, दैवीय राज्य की जनसंख्या और क्षेत्र भले ही छोटा हो, लेकिन इसका महाद्वीप पर अपार प्रभाव है। केवल वही पुजारी जो देवता अजराक की सेवा करते हैं इस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, और कैलिस्टो ही इस भूमि की रक्षा और संरक्षण करने वाला है। लेकिन काउंट ज़ेकरी ने एक बार मुझसे कहा था, ड्यूक कैलिस्टो के पास बस उसका खूबसूरत चेहरा ही है। वो बस अपने पीछे आने वाली महिलाओं की जिंदगी बर्बाद करता फिरता है। वो एकदम घटिया इंसान है, दूसरे मर्दों की औरतों को चुराता है। वो कितना निकम्मा है, और राजा के बगल में रहकर ही राज्य को बर्बाद कर रहा है। हाइलिन ने मन ही मन कहा, मुझे लगा था कि ड्यूक कैलिस्टो एक निकम्मा और निकम्मा आदमी है। अचानक जैद ने हाइलिन से जोर से पूछा, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा? ये सच है। ये सुनकर हाइलिन चौंक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बात करते करते अचानक ड्यूक आ गए। जैद ने मुड़कर पूछा, महाराज, क्या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? लेकिन ड्यूक चुप रहे। जैद ने पूछा, लेकिन सच में क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पता होना चाहिए? उसे देखकर हाइलिन चौंक गया और सोचने लगा कि ड्यूक कैलिस्टो, मैं ड्यूक से चिपकी हुई थी। चीखते चिल्लाते हुए ड्यूक हाइलिन के पास आया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाइलिन ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। जैद चिढ़ गई और गला साफ करते हुए बोली, क्या तुमने मुझे यहाँ नहीं देखा? ड्यूक ने जैद की बात अनसुनी कर दी और हाइलिन से पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया है? नौकरानी ने ड्यूक को जवाब दिया, वो हमारे द्वारा तैयार किया गया भोजन पूरा नहीं खा सकी, अब हम कुछ और बना रहे हैं। ड्यूक ने नौकरानी से कहा, फिर शायद प्राइम स्टेक। जैद ने बीच में टोकते हुए कहा, मैं अभी भी बोल रही हूँ। उसने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, महाराज, आपका पहला अनुभव कब हुआ था? ये सुनकर ड्यूक क्रोधित हो गए और जैद का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोले, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? जैद खांसने लगी और चिल्लाई, इधर देखो सभी लोग, वो एक पादरी की हत्या कर रहा है। अगर एक निर्दोष पादरी मृत पाया जाता है, आपको पता है, वो ड्यूक कैलिस्टो था। फिर ड्यूक उसे छोड़कर चला गया। जैद दर्द से कराहते हुए बोली, मेरी हड्डियां दुख रही हैं। फिर खांसते हुए उसने दोबारा पूछा, लेकिन सच में क्या आपको यकीन है कि आपका कोई गुप्त बच्चा नहीं है? ड्यूक ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे लगता है कि अब तुम आखिरकार अपने भगवान से मिलने के लिए तैयार हो। जैद ने पूछा, क्या तुम्हारे कोई बिछड़े हुए रिश्तेदार भी नहीं हैं? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर जाते हुए उसने कहा, मेरे पीछे आओ, अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ काम है। उसने आह भरी और पूछा, क्या बात है? उसने जवाब दिया, राजपरिवार के दूसरे राजकुमार पर कल जहर का हमला हुआ था। ये सुनकर वह चौंक गई और पूछने लगी, एक और विष हमला? उसने जवाब दिया, इसके अलावा सभी हत्यारे मारे जा चुके हैं। हमें नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। मुझे आपसे इस जहर का विश्लेषण करवाने की जरूरत है। ये सुनकर जैद ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर उसने हाइलिन से पूछा, ओह हाँ, क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था, युवती? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तुम्हारी दिव्यता के प्रति गहरी आत्मीयता के बारे में क्या बताया था? ये सुनकर हाइलिन ने सिर हिलाया। जैद ने हाइलिन के कान में फुसफुसाया, द्वितीय राजकुमार की दिव्यता के प्रति आत्मीयता कमजोर है। दैवीय शक्ति और जादूगर की माना शक्ति एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। ये कहकर जैद ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उसे देखकर हाइलिन ने मन ही मन कहा, वाह, कितना सुंदर पुजारी है। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी जैसी है। फिर ड्यूक ने कहा, जैद सुंदर।
जैद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ। जाते हुए ड्यूक ने हाइलिन से कहा, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे, थोड़ा आराम करो। उसने जवाब दिया, जी सर। फिर जब वे जा रहे थे, हाइलिन ने झुककर मन ही मन कहा, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद जब वे कमरे से बाहर निकले, जैद ने ड्यूक से फिर पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह आपकी वंशज नहीं है? वह बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। जैद ने कहा, अगर तुम बस एक लंबी विग पहन लो तो कोई भी तुम दोनों में फर्क नहीं बता पाएगा। ड्यूक ने जवाब दिया, ये सच नहीं है। फिर जैद ने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके बाल सुनहरे रंग के हैं। आप जानते हैं कि यह कैलिस्टो परिवार की खासियत है, ईश्वर के आशीर्वाद का प्रमाण। इसके अलावा उसकी देवत्व के प्रति विकराल लगाव को देखो, वह निश्चित रूप से तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर वहां खड़े शूरवीर ने पूछा, क्या तुम्हें इतना यकीन है? जैद ने जवाब दिया, हाँ, सचमुच। उसकी आत्मीयता शायद ड्यूक के बाद दूसरे नंबर पर है। ये सुनकर ड्यूक को लगता है कि यह बहुत मजबूत है। कोई भी मेरे जैसा दिख सकता है, लेकिन दिव्यता के प्रति उच्च आत्मीयता केवल कैलिस्टोस के प्रत्यक्ष वंश में ही पाई जा सकती है। तब ड्यूक ने पूछा, वेडा, लड़की की उम्र कितनी है? उसने जवाब दिया, मुझे बताया गया है कि वह 7 साल की है। ये सुनकर वह सोचने लगा, अगर वह अब 7 साल की है तो ये लगभग 8 साल पहले की बात होगी। अगर मैं कभी किसी महिला के साथ रहा होता, लेकिन मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी शराब भी नहीं पी है, तो इससे नशे में एक रात के संबंध की संभावना खत्म हो जाती है। उन्होंने 8 साल पहले की बात याद करते हुए कहा, उसी समय मेरे पिता का निधन हुआ था। मैं बेहद व्यस्त था। क्या सच में? मेरे पिता, उनके देहांत से पहले, वह बूढ़ा आदमी, ठीक उनके मरने से पहले। वह सोचता है, मुझमें अभी भी इतना बल है कि मैं एक कांटा उठा सकूं। तभी ड्यूक ने पूछा, वेडा, उन सभी लोगों को ढूंढो जिनकी शादी अतीत में किसी कैलिस्टो से हुई थी। साथ ही 8 साल पहले मेरे पिता कहाँ थे, इसकी भी जांच करो। वेडा ने उत्तर दिया, जैसा आप चाहें, मेरे स्वामी। फिर ड्यूक सोचता है, अगर उसमें कैलिस्टो वंश का खून है तो चीजें मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान हो सकती हैं। कैलिस्टो परिवार को पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त है, लेकिन समस्या यह है कि अगर यह सच है तो इससे मेरे दिवंगत पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा, और उसका लड़की होना मामले को और भी जटिल बना देता है। बाद में जैद ने ड्यूक को जहर की बोतल दिखाई और कहा, दूसरे राजकुमार को जहर देने के प्रयास में यही सूचीबद्ध किया गया था। यह एक प्राचीन प्रकार का जहर है, इसका उत्पादन आज संभव नहीं है। ड्यूक ने पूछा, तो फिर यह अभी भी मौजूद कैसे है? जैद ने जवाब दिया, दुनिया में केवल एक ही जगह है जहां इस जहर को बनाने की सामग्री मिलती है। ड्यूक ने पूछा, ये कहाँ है? जैद ने उत्तर दिया, ये यही है महाराज, दिव्य अवस्था में, और यह कुछ ऐसा है जिससे आप पहले से ही परिचित हैं। अजरस, लाल रंग का फूल केवल दिव्यता की अवस्था में स्थित पवित्र स्थान पर ही उगता है। उट्टा राज्य में हाल ही में मिला विष भी अजरा से बना था। फिर जैद ने विष से भरी बोतल उठाते हुए कहा, मुझे इस पर और गौर करने के लिए समय चाहिए, लेकिन इसमें वे सभी ज्ञात लक्षण मौजूद हैं, जैसे कि दैवीय शक्ति को नकारना। फिर उसने जहर की एक बूंद गिराई और कहा, किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर यह काला होकर जलने लगता है, और अंत में इसका रंग ही इसका कारण है। इस विष के प्रभाव को देवत्व या जादू से बेअसर नहीं किया जा सकता। इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि विषनाशक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री विलुप्त हो चुकी है।